Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your maths teacher and after a long time I'm going to create this video. मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ बड़ी क्लासेस के लिए भी वीडियोस बनानी चाहिए और अब मैं आपको इस चैनल पे क्लास 9, क्लास 10 के लिए मैथ्स की वीडियोस बना के शो करूँगी इंशाल्लाह। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है फॉर क्लास 9 और मैं यहाँ पे एक मैथ्स की बुक है क्लास 9 की जो कि खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड से है, लेकिन मैथ्स ऑलमोस्ट और बोर्ड्स का भी मिलता जुलता है, तो आप सारे 9 के बच्चों को इससे हेल्प मिल सकती है। स्टार्ट करेंगे हम अपना आज का लेसन विद इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इट्स अबाउट मैट्रिसेस। क्या होते हैं मैट्रिस और हम इन पे क्या क्या ऑपरेशंस करते हैं और किस तरह इसको मैथ्स में मैथमेटिक्स के फील्ड में यूज़ किया जाता है, वो सब आज हम शुरू करते हैं इसके बारे में। आपके पास कोई भी टेबल्स होती हैं जो कि आपको कोई ना कोई डेटा शो कर रही होती हैं। जब इस तरह के किसी भी टेबल्स को हम एक पैरेंथेसिस में या स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देते हैं तो वो आपको एक मैट्रिक्स की शक्ल की फॉर्म बन जाती है और हर मैट्रिक्स को किसी ना किसी कैपिटल इंग्लिश लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक टेबल है, आपको नज़र आ रही है, जिसमें कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 8 मैचेस प्ले किए हुए हैं और उनमें से पाकिस्तान ने 4 विन किए हैं और इंडिया ने 3 विन किए हैं और ड्रा हुए हैं इनके पास 1-1 और इन्होंने लॉस किए हैं, पाकिस्तान ने 3 लॉस किए हैं और इंडिया ने 4 लॉस किए हैं। तो इस पूरे डेटा को एक ब्रैकेट्स में शो करके एक जब हम कंप्यूटराइज कुछ डेटा एनालाइज करते हैं कुछ, उसके लिए हमें ये मैट्रिसेस की बहुत ज़रूरत होती है जो कि वेरियस फील्ड्स में इसका काम आएगा। अभी हम आपको आपके जो लेवल की चीज़ें हैं वो सिखाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स में क्या क्या उसके एलिमेंट्स हैं, क्या उसमें रोज़ हैं, क्या कॉलम्स हैं, ये आज हम पहले समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक डेटा है 2, 3, 6 एंड 5, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया गया है। तो यहाँ पे इसके पास इसमें जो ये नंबर्स हैं इनको हम एलिमेंट या एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सिंगल को मैट्रिक्स बोलेंगे और प्लूरल को मैट्रिसेस बोला जाता है। सिंगल को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये आपके पास जो हॉरिजेंटल रोज हैं लाइक दीज 2, 3, 6, 5, दीज आर कॉल्ड द रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको हम मैट्रिक्स की रोज कहते हैं। और जो आपके पास वर्टिकल लाइंस हैं लाइक 2, 6, 3, 5, दीज आर द कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स के कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एक और आपको मैट्रिक्स है जिसमें कि रो है -1, 1 एंड 2 एंड 3, 4 एंड 5, ये सेकेंड रो है और कॉलम इसमें 3 है -1, 3, 1, 4, 2, 5। ओके, सी अनदर मैट्रिक्स, एक और आपको मैट्रिक्स नज़र आ रहा है इसी तरह का। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं 3, 4, 2, -1, 1, -2, -4, -3, -5, दीज आर द एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। आप इनको एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे और इनको हम हमेशा डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर्स लाइक A इज इक्वल्स टू दिस, B इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, C इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। अच्छा, रोज और कॉलम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं कि जहाँ पे भी किसी भी मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स की इक्वल होंगे, लाइक यहाँ पे आपके पास 2 रोज हैं एंड 2 ही कॉलम्स हैं। यहाँ पे आपके पास 2 रोज हैं बट कॉलम्स आर 3, 1, 2, 3। यहाँ पे भी आपके पास 1, 2, 3 रोज, 1, 2, 3 कॉलम्स। तो जहाँ पे भी कॉलम्स और रोज इक्वल होते हैं ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं और जहाँ पे आपके पास कॉलम्स और रोज इक्वल नहीं होते हैं उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अभी आपने ये 2 टाइप्स याद रखी हैं। आगे मैं आपको मज़ीद इसके बारे में इसकी जो फर्दर ज़्यादा टाइप्स हैं वो भी समझाऊंगी। ठीक है, सो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ आ गया कि आपके पास एक मैट्रिक्स में रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं और इसके एलिमेंट्स को, इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं इनको एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स या एंट्रीज ऑफ दैट मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट थिंग इज ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या होती है भाई? मैट्रिक्स का जो हमें साइज़ है वो देखने से कैसे पता चलता है? वो इसके हम इसको ऑर्डर में इसका ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर किस तरह लिखा जाता है मैथ्स में? मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम्स हैज़ ऑर्डर m क्रॉस n, या हम इसको बोलते हैं m by n, बोलते हैं हम इसको m by n और लिखते हैं हम लाइक m
क्रॉस एन, ठीक है। इस क्रॉस का ये मतलब नहीं है कि आपने एम को एन से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज जस्ट टू शो, या आपको शो करना है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके। लाइक ये आपके पास एक मैट्रिक्स है -3 2 1 2 1 and 3, यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बी है 2 1 -4 3। नाउ यू कैन सी there are 2 rows in this matrix and 3 columns in this matrix, so the order of this matrix A is 2 by 3, or you can write 2 multiply by 3, but it doesn't mean you will multiply these two numbers, आपने इनको multiply नहीं करना, लेकिन इसका order हमें क्या नजर आ रहा है 2 by 3, यानी इसको देख के ही मैं बता सकती हूँ कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। अब इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा 2 by 2, और यू कैन राइट 2 multiply by 2। ये देखें जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, कॉलम 1 कॉलम 2, तो इसका डायमेंशन या इसका ऑर्डर हमें क्या है 3 multiply by 2। सो आई होप ये आपके लिए बहुत ईजी है, आपको समझ आ गया। और दोबारा मैं बता रही हूँ कि m क्रॉस n या m by n का ये मतलब नहीं है, इट डजंट मीन टू मल्टीप्लाई m and n, दिस इज जस्ट टू शो द साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, हमें जस्ट मैट्रिक्स का साइज बता रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मैं ये जो मैंने आपको बातें समझा दी हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का तरीका यही है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, इक्वलिटी कैसे आप चेक करते हैं। सबसे पहले जो बात आपने देखनी है कि 2 मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। अगर इनका ऑर्डर सेम होगा मींस इनमें रोज और कॉलम्स 2 मैट्रिसेस के दरमियान, अगर मैं इन 2 मैट्रिसेस को देख रही हूँ, अगर इनकी रोज और कॉलम्स इक्वल हैं तो ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग आपने ये देखना है कि जो इनके एलिमेंट्स हैं और वो करस्पॉन्डिंग पोजिशंस पर इक्वल हैं कि नहीं। करस्पॉन्डिंग पोजिशन का मतलब ये होगा कि जैसे अगर आपके पास ये एक फॉर एग्जाम्पल ये 2 मैट्रिसेस हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट विच इज 1, वो यहाँ पे भी 1 है, ठीक है ना, तो ये फर्स्ट एलिमेंट तो इक्वल है। सेकंड देखें, यानी सेकंड रो में और सॉरी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम में नंबर 2 करस्पॉन्डिंग का मतलब है जो इस यहाँ पे जो पोजीशन है वही पोजीशन आपने यहाँ पे भी देखनी है, क्या है वो ये भी वही नंबर है, ये 1 + 1 मीन्स 2। तो आपने ये देखना है कि अगर 2 मैट्रिसेस में करस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेम हैं, लाइक आपके पास ये देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट क्या है 4 + 2 6, यहाँ पे भी 6, तो हम ये कहेंगे कि ये 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। सेम लाइक दिस, अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, इसमें आप देखें सबसे पहले तो ऑर्डर मैंने आपको कहा ना, सबसे पहले आपने ऑर्डर ही देखना है। इसमें कितनी रोज हैं 1 2 3, इसमें कितनी रोज हैं 1 2, इसका तो ऑर्डर ही सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ इसका ऑर्डर हम यहाँ पे इसके राइट साइड पे नीचे बिल्कुल लिखते हैं कॉर्नर में, इसका ऑर्डर है 3 by 2, क्योंकि 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पे 2 रोज हैं 2 by और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, 2 by 3, यहाँ इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है। 3 by 2 और 2 by 3 का मतलब ये नहीं कि ये दोनों सेम है, हमने इनके रोज के भी देखने हैं कि टोटल रोज जितनी इसमें है उतनी इसमें भी हैं कि नहीं। तो इसका जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो ये 2 मैट्रिसेस इक्वल नहीं हैं। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 1.1। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर कि इसमें हमसे क्या मांगा गया है। सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। इसमें से कौन से मैट्रिसेस हैं जो कि स्क्वायर हैं और कौन से हैं जो कि रेक्टेंगुलर हैं। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, जैसे मैंने आपको अभी से बताया कि स्क्वायर मैट्रिसेस वो होंगे जिसमें रोज और कॉलम सेम हो। अब यहाँ पे देखें 2 रोज हैं 2 कॉलम है, तो सो दिस इज स्क्वायर। मैं इसके साथ एस लिख देती हूँ आपको जस्ट अभी समझाने के लिए। यहाँ पे आपके पास है ये 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसमें रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे 3 रोज 3 कॉलम, सो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है एक ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट का मतलब ये है कि 1 रो 1 कॉलम, ठीक है। ये नहीं कि आप कहीं ये मैट्रिक्स ही नहीं, ये भी मैट्रिक्स है, इसमें 1 रो 1 कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें 1 रो 2 कॉलम्स, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये इसमें 2 रोज 1 कॉलम, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। ओके, चलें जी क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब आपने लिस्ट इनके ऑर्डर लिखने हैं। ऑर्डर मींस डायमेंशन और साइज। आपने किसी भी मैट्रिक्स का साइज लिखना है और किस शक्ल में लिखना है 2m क्रॉस n की शेप में। m रोज को शो करेगा, n कॉलम्स को शो करेगा। नाउ हेयर देयर आर 2 रोज
1 2 और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3. सो द ऑर्डर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ये आपने साइड पे रफ अपनी कॉपीज में लिखते जाना है. ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बुक पे सॉल्व करूँगी, कुछ मैं आपको नोटबुक में सॉल्व करके दिखाऊंगी. आपने अपनी कॉपी में पूरी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करनी है. आपके पास इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 1 बिकॉज 1 रो 1 कॉलम इज हेयर. यहाँ पे 2 रोज 1 2 3 कॉलम. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका ऑर्डर है. 1 2 3 कितनी रोज हो गई 3 और कॉलम कितने हैं 1 and 2. तो ऑर्डर इज 3 क्रॉस 2. सेम लाइक दिस 1 रो एंड 2 कॉलम. पहले आपने रो को शो करना है, सेकंड में आपने कॉलम को शो करना है और लिखना है 1 क्रॉस 2 या जो भी आपके पास जिसका जो ऑर्डर आ रहा है. यहाँ पे 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं तो आपका इसका होगा ऑर्डर 3 क्रॉस 3. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ए इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स. यहाँ पे आपने एलिमेंट्स लिख के बताने हैं. अच्छा, अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किस से शो करेंगे. ठीक है, टुडे आवर टॉपिक इज मैट्रिसेस. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग ओवर हियर. लाइक आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसको हम ए से शो करते हैं, तो अगर हम इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं तो जनरल हम किस तरह लिखते हैं. तो जनरल में जहाँ यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स का नाम जिस कैपिटल लेटर से है, इसके अंदर जो एंटिटीज या जो इसकी एंट्रीज होंगी, जो इसके एलिमेंट्स होंगे, आप एलिमेंट्स कह सकते हैं, उनको हम शो ऐसे करते हैं स्मॉल ए से. और यहाँ पे उसका रो नंबर और यहाँ पे उसका कॉलम नंबर लिखा जाता है. लाइक A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए, इसके बाद ये हो जाएगा A21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. इसके बाद नीचे आ जाएगा A31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. ठीक है, ये जनरल, मैं आपको जनरल एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ किसी भी मैट्रिक्स का. ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स लगा ली. अगर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको शो करी, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, तो उसका एलिमेंट होगा A12. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो इसका आपके पास, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे A22. ये मैं आपको जनरल बता रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये A32. इसको आप A32 नहीं पढ़ेंगे, आप इसको कहेंगे A32 मीन्स थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है A32. ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं एक और कॉलम बढ़ाती हूँ तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, नेक्स्ट होगा आपके पास सेकेंड रो थर्ड कॉलम और इसका एक और एलिमेंट होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम A33. और इसी तरह सो ऑन हम जा सकते हैं. अगर हम इसके एलिमेंट्स बढ़ाते जाएं तो ये जनरल में आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू योर नोटबुक, सॉरी योर टेक्स्ट बुक. आपके पास अब ये एक ए मैट्रिक्स है. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा है जो उन्होंने आपको जनरल में दिए A12, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है कि एक्चुअली ये कौन सा नंबर है. अब A12 का मतलब मैंने अभी आपको समझाया, पहला नंबर रो को शो कर रहा है, सेकंड नंबर कॉलम को शो कर रहा है. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो पे और सेकंड कॉलम पे क्या बन रहा है, ये दिस नंबर A12 एक्चुअली आपके पास क्या है 2. इसके आगे आपने लिखना है 2. गॉट इट. A23 यानी सेकंड रो पे और थर्ड कॉलम पे कौन सा नंबर है, सेकंड रो अब इसकी ये है और इसका थर्ड कॉलम आपके पास ये है. आपने इसको सर्कल किया, यानी आपका सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पे कौन सा नंबर आ रहा है 0. सो A23 इज इक्वल टू 0. A32 मीन्स थर्ड रो और थर्ड रो ये है और इसका सेकेंड कॉलम ये है. तो यहाँ पे आपके पास कौन सा नंबर आ रहा है, दिस 1. सो सेम लाइक दिस आप ये नेक्स्ट भी कर सकते हैं. A43 मीन फोर्थ रो और थर्ड कॉलम. ये आप खुद करें बाकी दो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल. आपको 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं A, B, C एंड D. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि मैट्रिसेस की इक्वालिटी को देखने के लिए सबसे पहले उनका ऑर्डर देखना है, फिर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखना है कि वो इक्वल हैं कि नहीं. लाइक अब A, B, C, अगर मैं पहले A और B को देखती हूँ, क्या A और B आपस में इक्वल है, 2 2 5 5 1, लेकिन यहाँ पे तो 4 है. सो A एंड B आर नॉट इक्वल. अब A को मैं C से कंपेयर करके देखती हूँ. फर्स्ट रो इधर 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो है 2. यहाँ पे भी 1 + 1 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 + 2 5.
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ए और सी मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास हम देखते हैं डी मैट्रिक्स को ऐसे कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसका सेकंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5, यहाँ पे भी 4 + 1 5, ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। सो दीज टू आर इक्वल, वी विल से ए एंड डी मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, आप आखिर में अपना जो है अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स डी आपस में इक्वल है। नेक्स्ट आप बी और सी को कंपेयर अप करें। बी का यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखें, सेम लग रहे हैं, 2, और यहाँ पे 1 + 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 + 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 + 1 = 3। सो वी विल से बी एंड सी आर इक्वल एंड ए एंड डी आर इक्वल मैट्रिसेस। ओके, नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे 2 मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं और यहाँ पे इनके कुछ एलिमेंट्स उन्होंने वेरिएबल रखे हैं, यानी एक अननोन रखे हैं, और आपने उनकी वैल्यूज मालूम करनी है। लाइक ए मैट्रिक्स आपके पास इक्वल है 2 - 3 u एंड o, एंड बी मैट्रिक्स इक्वल है v - 3 5 एंड w। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u, v एंड w आर a एंड b इक्वल। अब इन किन वैल्यूज के लिए ए और बी इक्वल होंगे, आपने फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में इक्वल करना है। देखिए पहला एलिमेंट 2 और इधर फर्स्ट एलिमेंट क्या है v, तो अगर v 2 के इक्वल होगा तो तभी ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। सेकंड थिंग -3 यहाँ पे भी, -3 यहाँ पे भी है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में u नंबर है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो u शुड बी इक्वल्स टू 5। अगर u 5 के इक्वल है तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है o जो है यहाँ पे किसके इक्वल है, w के इक्वल है, सॉरी ये 0 है, सो 0 यहाँ पे इक्वल है w के। तो हमारे पास w की वैल्यू क्या आ गई 0, u की वैल्यू आ गई 5 एंड v की वैल्यू आ गई 2। तो ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे जिनकी वैल्यूज हमने इस तरह मालूम करनी थी कि ये 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। सो v = 2, u = 5 एंड w = 0। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ दिस इज अ मैट्रिक्स एंड दिस इज आल्सो अ मैट्रिक्स, दीज टू आर इक्वल मैट्रिसेस। ये 2 मैट्रिसेस हैं जो कि आपस में इक्वल हैं और इनको इक्वल करके हमने वैल्यूज निकालनी है a, b, c, x, y एंड z की। तो हम कैसे निकालेंगे, अब आपको जैसे मैंने पहले बताया कि जब 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी आपस में इक्वल हैं। हम स्टेप बाय स्टेप करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इक्वल करके तो हम इन वेरिएबल्स की यानी x की, z की, y की, b की, a की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, हाउ, सो सी दिस। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का वो है x + 3। ठीक है, हम लाइन से जाते हैं, x + 3 किसके इक्वल है 0 के, बिकॉज दीज मैट्रिसेस आर इक्वल, सो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर इक्वल। अब x + 3 अगर इक्वल है 0 के, इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपने पिछली क्लासेस में सीखा होगा। सो अगर नहीं भी याद तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराती हूँ कि इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपके पास जो भी वेरिएबल है यहाँ पे, जैसे x है या y है या a है या b है, उसके साथ जो वैल्यू भी ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है या डिवाइड हो रही है या मल्टीप्लाई हो रही है, उसको आपने इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाना है अपोजिट ऑपरेशन के साथ। कैसे अपोजिट ऑपरेशन के साथ, लाइक यहाँ पे है x + 3 = 0। अब मुझे ये +3 क्या करना है, खत्म करना है। तो इस +3 को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, देखें इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वालिटी। जो आप राइट हैंड साइड पे करेंगे वो आप लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे। मुझे इस +3 को खत्म करना है। मुझे इस +3 को खत्म करने के लिए -3 इक्वल के दोनों साइड्स पे लगाना है, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब है दोनों को इक्वली ट्रीट करना। अब मैंने कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना आती भी होंगी तो उनके लिए बहुत ईजी होगा ये। मुझे ये x बिल्कुल अलोन चाहिए, सेपरेट होके चाहिए, इसके साथ जो भी चीज़ है उसको मैंने ख़त्म करना था। बिकॉज ऑफ दैट मैंने ये -3 दोनों तरफ पुट किया इक्वेशन के। अब ये +3 -3 से कैंसिल, मीन्स 3 - 3 0 एंड 0 - 3 = -3। गॉट इट। तो आपके पास x का आंसर क्या आ गया -3। ये हमारा फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट है z + 4। ठीक है, ये अब एक हो गया हमारा स्टेप। दूसरा करते हैं,
इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में हम z की वैल्यू निकालते हैं। z प्लस 4 किसके इक्वल है, जरा करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखें। z प्लस 4 इक्वल है 6 के। ओके, अब मुझे चाहिए दोबारा वही ऑपरेशन आप करना है। आपको अब याद होगा कि आपके पास z प्लस 4 इक्वल्स टू 6 है, तो आपने यहाँ भी -4 करना है, यहाँ भी -4 करना है। तो +4 -4 से कैंसिल, सो z इज इक्वल टू 6 - 4 क्या हो जाएगा आपके पास 2। सो z इज इक्वल टू 2। दिस इज द सेकेंड वेरिएबल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है भाई, 2y - 7 2y - 7 इक्वल किसके है भाई, 3y - 2 के। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखनी है ना, यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे भी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में ये है। अच्छा, अब कुछ इक्वेशंस इस तरह होती हैं कि वेरिएबल दोनों साइड्स पर होते हैं। तो जब वेरिएबल दोनों साइड्स पर होते हैं तो हमने क्या करना होता है कि वेरिएबल्स को एक तरफ लाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ज़्यादातर हम यही कोशिश करते हैं कि अपने लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल को ले आएं और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक तरफ ले जाएं। अच्छा, एक तो ये मेथड जो मैंने आपको बताया, दोनों तरफ प्लस करना या माइनस करना। एक और जो नेक्स्ट स्टेप होता है, थोड़ा सा बच्चों को जब ये स्टेप आ जाए तो ये भी ईजी चीज़ होती है कि आपने क्या करना है, आपने इस 3y को उठा के इक्वेशन के इस तरफ ले आना है और इस -7 को उठा के उधर लेके जाना है। अच्छा, एक बात याद रखें, जब भी इक्वेशन के राइट हैंड साइड से कोई चीज़ उठ के लेफ्ट हैंड साइड पर जाती है या लेफ्ट हैंड साइड से उठ के राइट हैंड साइड पर जाती है, तो उसका साइन जो भी लगा होता है वो अपोजिट साइन हो जाता है। लाइक अब यहाँ पे हमारे पास 3y है ना, 3y के साथ कोई साइन नहीं है, तो जब किसी के साथ कोई साइन नहीं है तो उसके साथ प्लस साइन होता है। आप 3y को उठा के इधर ले आए, जब 3y को आप इक्वेशन के इस तरफ लेके आएंगे ये -3y हो जाएगा। ठीक है, और ये -2 है, -2 यहाँ पे एज इट इज आप लिख दें। यहाँ पे ये -7 है, इसको मैंने उठा के उधर लेके जाना है। -7 को जब मैं उधर लेके जाऊंगी तो -7 उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जाके +7 हो जाएगा। देखें दोनों का साइन उल्टा हो गया ना, -7 उधर गया तो +7 हो गया, 3y उठ के इधर आया तो -3y हो गया। ये मैंने क्यों किया, मैंने वेरिएबल्स को एक तरफ किया है, कांस्टेंट को एक तरफ किया है। कांस्टेंट का मतलब वो होता है जिसमें कोई x y z a b c उसके साथ अटैच ना हो, और वेरिएबल्स वो होते हैं जिनमें कि a b c ये सारी वैल्यूज लगी होती हैं। ये आपने अलजबरा में पढ़ा होगा आपके प्रीवियस लेवल्स में। 2y - 3y, अब देखें 2y - 3y क्या होगा, -1y, और वेरिएबल के साथ 1 हम लिखते नहीं है, जस्ट -1 माइनस लगा दिया। ठीक है, क्योंकि 3 में से 2 माइनस होके 1 आता है, लेकिन जब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन होता है तो आंसर में भी माइनस आता है। नाउ 7 - 2 इज इक्वल टू 5। ओके, आई नीड द वैल्यू ऑफ y बट दिस इज द वैल्यू ऑफ -y। मुझे तो सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, जबकि यहाँ पे आई है -y की वैल्यू। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए भी आप इजीली एक काम कर सकते हैं कि दोनों तरफ -1 से, जब भी आपके पास कोई वेरिएबल के साथ माइनस आ जाए, ईजीएस्ट वे ये है कि आप दोनों तरफ -1 से उसको डिवाइड कर देंगे। ये माइनस को ख़त्म कर देगा। -1 एक्चुअली जब डिवाइड होता है तो डिवीजन में भी माइनस प्लस हो जाते हैं, तो y इक्वल हो जाएगा, ये 5 जब -1 पे डिवाइड होगा तो -5 हो जाएगा, बिकॉज 5 देखें 1 की टेबल में तो 1 5 5 ही आएगा, लेकिन ये माइनस इस 5 के साथ लग जाएगा। ये भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि अगर दोनों में से एक वेरिएबल एक नंबर के साथ भी प्लस या माइनस, एक नंबर के साथ भी माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। सो द आंसर ऑफ y इज इक्वल टू -5। गॉट इट। तो ये हमारे पास y की वैल्यू का क्या आ गई, -5। नेक्स्ट वेरिएबल हम देखते हैं। अब हमने फर्स्ट रो के सारी वेरिएबल सॉल्व कर ली। सेकंड रो में कौन सा वेरिएबल है, a है, a-1। ठीक है, हमारे पास अब ये फोर्थ वेरिएबल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। a-1 किसके इक्वल है भाई, -3 के इक्वल है। a-1 इज इक्वल टू -3। दिस इज सो इजी। इसमें तो अब वेरिएबल राइट हैंड साइड पे है ही नहीं, वही स्टेप करें इजी वे से कि पहले तो मैंने आपको ये वाला तरीका बताया, अब आप ये तरीका कर सकते हैं कि -1 को उठा के उधर ले जाएं। जब -1 उठा के इक्वल के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू -3 + 1 -2। अभी मैंने जैसे बताया था कि जब दो नंबर्स हों जिसमें से बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन हो तो आंसर में माइनस आएगा, तो a इज इक्वल टू -2। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज आवर पार्ट नंबर 4। अब हम आते हैं थर्ड रो में कि यहाँ पे कोई वेरिएबल है। जी हाँ, यहाँ है वेरिएबल एंड दैट इज b, जो कि हमारे पास b वेरिएबल है। b - 3 इक्वल है 2b + 4 के। ठीक है, b - 3 इक्वल है 2b + 4 के। ठीक है, अब ये भी दोबारा इसी तरह का काम है।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल को ला सकती हूँ, मैं इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी वेरिएबल को ले जा सकती हूँ। अगेन आप वो कर सकते हैं जैसे भी मैंने पिछले स्टेप में किया, बी को उधर मूव कर दें, 4 को इधर मूव कर दें। ठीक है, मूव करने से किस तरह होगा कि जब हम ये -3 ऑलरेडी इधर है, ये इधर ही रहे, 4 को जब हम उठा के इधर लाएंगे +4 इधर आके -4 हो जाएगा, और 2b यहाँ पे एज इट इज लिखने के बाद इस b को उठा के उधर ले जाएं तो ये -b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये +b है। मैंने आपको पहले बताया b के साथ जब कोई साइन नहीं होता, किसी भी वैल्यू वेरिएबल के साथ कोई साइन नहीं होता, तो वो प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। माइनस माइनस, ये आपको पता है कि जो दो माइनस हो तो ऑपरेशन के जरिए ये हमारे पास रूल है कि उनको प्लस कर दिया जाता है। 4 + 3 7, और साइन जो है वो माइनस का रहता है। 2b - b = b। ठीक है, सो द लास्ट आंसर इज b = -7। तो हमें ये वेरिएबल सॉल्व करने थे a b c x y and z। ठीक है, अभी हमारे पास एक वेरिएबल और रहता है। ठीक है, c को भी हमने फाइंड आउट किया, a फाइंड कर लिया, b = -7, a = -2। अब हम 6th वेरिएबल जो कि है c आपके पास यहाँ पे देखें सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में पड़ा है, जो कि है 2c + 2, और यहाँ पे सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सी वैल्यू है? 0। 2c + 2 = 0। अगेन यू विल डू द सेम थिंग। क्या करना है भाई, हमने ये करना है कि इसके साथ जो नंबर ऐड हो रहा है उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएं, तो 0 - 2 हो जाएगा, ये +2 उधर जाके तो ये हो जाएगा 2c = -2, बिकॉज 0 - 2 = -2। अब हमने क्या करना है, 2c = -2 है। मैंने आपको अभी जैसे बताया था, हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको डिवाइड करके ख़त्म करना है, कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो उसको मल्टीप्लाई करके ख़त्म करना है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये 2c - 2 दोबारा लिखें, और मुझे c के साथ ये 2 नहीं चाहिए तो मैं 2 दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगी। इक्वालिटी के एक तरफ जो काम करना है वही दूसरी तरफ करना है। 2 से कैंसिल, और यहाँ पे 2 / 2 = -1। तो c का आंसर आपके पास क्या आ गया? c = -1। सो दीज 6 आर द वेरिएबल जो कि हमने फाइंड करने थे, a b c x y and z। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। a b c d के लिए आप पहले a + b को -1 के इक्वल करें, b + c 2c को -4 के इक्वल करें, और इनको आपस में आप सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके दूंगी। टिल देन आप इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करें, अंडरस्टैंड करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो। और इंशाल्लाह हम इसी तरह अपनी क्लास 9 के मैथ्स को कंप्लीट करते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।